दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसे नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा है। नीला ग्रह होता है ना, एक ऐसा ग्रह जिसका 70% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से लबालब भरा हुआ है। क्या बात है, समंदर ऐसा की एक ग्रह है जो विशाल पानी से भी लहरें, ज्यादा लंबा गहरे रहा। महासागर और अंतहीन गहरे जलराशि। जो महासागर लेकिन होते हैं ना, अगर ये सच है तो फिर ये कैसी अगर ये विडंबना सच है है- कि इस नीले ग्रह पर आज करोड़ों लोग एक बूंद साफ पानी के देखिए, लिए आज तरस करोड़ों रहे हैं। लोग जो है एक आज के बूंद दौर के लिए में तरस दुनिया रहे के हैं। कई देश तेल के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, बल्कि पानी के लिए एक दूसरे के दुश्मन बनने को तैयार है। देखो, एक दूसरे पानी के खाने ऊपर लिए दुश्मन जंग है। जैसे हालात बन रहे हैं। इसका सही बात। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर हमें इजराइल के गाजा स्ट्रीप जैसे, इजराइल के जहां जिंदगी गाजा को देखने की में सबसे मिलता है। बुनियादी इजराइल का जरूरत जगह। यानी साफ पानी के लिए लोगों की मीलों लंबी कतारें लगती हैं। देखो, ये जो तस्वीरें अच्छा हमें पानी ये पीने के सोचने लिए पर कितनी मजबूर कर देती हैं कि आखिर लंबी हम लाइन में लगना कैसी पड़ता है। दुनिया में जी रहे हैं। और ये फिर लोग सिक्के ऐसी का दुनिया दूसरा में जी पहलू रहे है हम और आप। एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ हम जो इस बेशकीमती तोहफे की कदर नहीं करते। चमकती हुई कार के धोने के लिए पाइप से बहता हुआ हजारों लीटर पानी, घरों में टपकते हुए नल जिनसे दिन भर में सैकड़ों लीटर पानी यूं ही नालियों में बह जाता है। नहाने के नाम पर शावर के नीचे जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना या फिर घर के बाहर आंगन को चमकाने के लिए साफ पानी को यूं ही बहा देना। जब आप ये सब देखते हैं तो ऐसे लोगों के लिए आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। गाजा में पानी की किल्लत कैसे हुई? गाजा में पानी की किल्लत एक बहुत ही गंभीर और पुरानी समस्या है जिसके कई कारण हैं। वहाँ पानी का सबसे बड़ा स्रोत जमीन के नीचे पानी है जिसे कोस्टल एक्वीफर कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा पानी निकालने की वजह से यह स्रोत लगभग सूखने की कगार पर है। जब जमीन से मीठा पानी खत्म होने लगता है तो पास के समुद्र का खारा पानी उसकी जगह ले लेता है, जिससे बचा हुआ पानी पीने के लायक नहीं रहता। इसके अलावा साफ पानी का सिस्टम भी खराब होने के कारण सीवेज और गंदगी भी इस जमीनी पानी में मिल जाती है, जिससे यह और भी जहरीला हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा का लगभग 97% पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं है। ऊपर से सालों से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और नाकेबंदी की वजह से पानी साफ करने वाले प्लांट्स, पाइपलाइन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना या नया बनाना बेहद मुश्किल है। बिजली की भी भारी कमी के कारण पानी के पंप और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए गाजा के लोग साफ पानी के लिए या तो महंगे टैंकर पर निर्भर हैं या फिर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इजराइल और गाजा का युद्ध का असर पानी पर। इजराइल और गाजा के युद्ध ने पानी की समस्या को एक भयानक संकट बना दिया है। गाजा में पहले से ही पानी की कमी थी, लेकिन इस युद्ध ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, बुनियादी ढांचे का तबाह होना। युद्ध में हुई बमबारी से पानी की पाइपलाइनें, पानी साफ करने वाले डिसैलिनिफिकेशन प्लांट्स और पानी के कुएं बुरी तरह से बर्बाद हो गए। जब पानी की आपूर्ति करने वाला पूरा सिस्टम ही टूट गया तो लोगों तक साफ पानी पहुंचना नामुमकिन सा हो गया। दूसरा, ईंधन और बिजली की भारी कमी। गाजा में पानी के जमीन से निकालने या समुद्र के पानी को साफ करने के लिए पंप और प्लांट चलाने पड़ते हैं। ये सब बिजली या ईंधन से चलते हैं। युद्ध के कारण इजराइल ने ईंधन और बिजली की आपूर्ति रोक दी। इस वजह से जो थोड़े बहुत प्लांट या पंप ठीक थे वो भी बंद हो गए। तीसरा, इजराइल से पानी की आपूर्ति बंद। युद्ध शुरू होने से पहले गाजा को पानी का एक हिस्सा इजराइल के पाइपलाइन के जरिए मिलता था। युद्ध शुरू होते ही इजराइल ने यह आपूर्ति बंद कर दी है पूरी तरह से, जिससे पानी की कमी और बढ़ गई है। चौथा, गंदा पानी पीने की मजबूरी। जब साफ पानी मिलना बंद हो गया तो लोग जिंदा रहने के लिए कोई भी पानी पीने पर मजबूर हो गए। लोग समुद्र का खारा पानी, खेती में इस्तेमाल होने वाला पानी या दूसरे गंदे स्रोत का पानी पी रहे हैं। इससे हैजा, दस्त जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, खासकर बच्चों में। पांचवा, लाखों लोगों का एक जगह जमा होना। युद्ध के कारण गाजा के लाखों लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं, जैसे कि रफा और एक जगह इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों के लिए एक छोटी सी जगह पर पानी का इंतजाम करना असंभव है, जिससे वहां पानी की मांग और कमी दोनों आसमान छू रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इस युद्ध ने गाजा की
पानी की व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जो पानी पहले कम था अब ना के बराबर है। जो मिल रहा है वह पीने लायक नहीं है, जिससे एक बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हुआ है। गाजा में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि वहां का जमीन के नीचे का पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होना और सीवेज मिलने की वजह से लगभग पूरी तरह से दूषित और खारा हो चुका है। इसलिए समुद्र के पानी को साफ करना वहां के लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। चलिए अब जानते हैं कैसे गाजा के समंदर को पीने के लायक बनाया जाता है। गाजा स्ट्रीप पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पानी की किल्लत से जूझ रहे देशों को नई उम्मीद मिली है। पानी के अंदर ढेर सारी मछलियां, कीड़े और बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं, और साथ में सबसे बड़ी मुसीबत पानी का खारापन। चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों ने कैसे इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को बेहद आसान तरीके से सफल बनाया। ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले समुद्र के अंदर बड़े बड़े पाइप डालकर पानी को प्लांट की तरफ खींचा जाता है, और इस पानी में मछली, प्लास्टिक, रेत और मोटा कचरा न आए, इसलिए पाइपों के मुहाने पर जालियां लगी होती हैं। प्लांट में आने के बाद इस पानी की पहली सफाई यानी प्री ट्रीटमेंट होती है, यानी पानी को बड़े टैंकरों में डालकर उसमें रेत, मिट्टी और अन्य ठोस अशुद्धियों को हटाया जाता है। साथ ही इसमें कुछ रसायन भी डाले जाते हैं ताकि पानी में मौजूद शैवाल या बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, क्योंकि ये आगे चलकर सिस्टम के सबसे नाजुक हिस्से यानी मेम्ब्रेन को जाम कर सकते हैं या उन्हें खराब भी कर सकते हैं। अब असली काम शुरू होता है, जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस चरण में पहले से साफ किए गए पानी पर बहुत अधिक दबाव डाला जाता है और उसे खास तरह की बारीक झिल्ली या छलनी से जबरदस्ती गुजारा जाता है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन इतनी बारीक होती है कि इसके छिद्रों में सिर्फ और सिर्फ पानी के अणु ही निकल पाते हैं। नमक, खनिज और बाकी तरह की घुली हुई अशुद्धियों के अणु बड़े होते हैं कि इसकी वजह से इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से रुक जाते हैं। इस तरह एक तरफ से बिल्कुल साफ शुद्ध पानी निकलता है और दूसरी तरफ से बेहद गाढ़ा नमक वाला पानी अलग हो जाता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन आरओ से निकला पानी इतना शुद्ध होता है कि उसमें सेहत के लिए जरूरी खनिज नहीं होते। इसलिए अंतिम चरण यानी कि पोस्ट ट्रीटमेंट में इस पानी में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी जरूरी खनिज वापस मिलाए जाते हैं, जिससे पानी का स्वाद बेहतर होता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद बन जाता है। इसके बाद पानी का अंतिम बार कीटाणु रहित डिसइंफेक्ट करने के बाद उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ताकि भंडारण टैंक से लेकर लोगों के घरों तक पाइपलाइनों में जाते हुए उसमें कोई बैक्टीरिया या कीटाणु ना पनप सके। इसके बाद ये पानी बड़े बड़े टैंकरों में संग्रहित करके आपूर्ति के लिए भेज दिया जाता है। गाजा में इस तकनीक को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पूरी प्रक्रिया में खासकर हाई प्रेशर पंप चलाने में बेहद ज्यादा बिजली लगती है और गाजा में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति एक सपने जैसी है। अक्सर इस प्लांट को जनरेटर पर चलाना पड़ता है, जिसके लिए ईंधन की जरूरत होती है और युद्ध के दौरान ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसके अलावा बमबारी और हमलों में अक्सर प्लांट और उनकी पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनकी मरम्मत करना और स्पेयर पार्ट्स मंगवाना नाकाबंदी की वजह से बहुत मुश्किल होती है। इसलिए गाजा में डिसैलिनेशन प्लांट गाजा के लिए जीवन रेखा तो है, लेकिन एक ऐसी जीवन रेखा जो हमेशा खतरे में है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी इस वीडियो को देखते हुए आपको प्यास लगती है तो कुछ सेकंड्स में ही आपको ग्लास में पानी मिल जाता है, लेकिन वहीं दूसरे देश ऐसे भी हैं यहाँ उनको प्यास बुझाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो तो देखिए खत्म हो चुका है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में राय आप जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।